आप सभी का स्वागत है आपकी लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विथ स्माइल पर। आज हम सभी इस वीडियो में कृषि कानून के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारे किसान क्यों इतने दिन से धरने पर बैठे हैं? क्या वह जो मांगे कर रहे हैं वह सही है? क्या इस कानून में कुछ गड़बड़ी है? क्या यह कानून संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? क्या यह वैध है या सरकार का कानून लाने के पीछे का मकसद लोगों तक नहीं पहुंच पाया? क्या हुआ? क्यों हमारे अन्नदाता धरने पर उतर आए? क्या गड़बड़ है इस कानून में, या फिर एक अफवाह सी फैला दी गई है? तो आज इन सभी बातों का उत्तर ढूंढने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और इस कानून के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कानून, सरकार ने 3 कानून पास किए हैं जो कृषि को लेकर के हैं। सबसे बड़ी बात, इस कानून को जानने से पहले ये होनी चाहिए कि यह कानून असल में ऑर्डिनेंस के रूप में आया। तो आगे अभी हम जब संवैधानिकता पर चर्चा करेंगे, जब इस कानून की संवैधानिकता को जानेंगे तो ऑर्डिनेंस को भी समझेंगे। क्या जो ऑर्डिनेंस पास हुआ वह एक संवैधानिक तरीका था इस कानून को लाने का या नहीं? तो पहले आइए हम इस कानून के अंदर की कंटेंट को समझते हैं। तो पहला कानून है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। 2020 का मतलब ईयर है, 2020 में ये कानून आया। और यहाँ देखिए वर्ड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बता रहा है कि इस कानून का मकसद किसानों को उनके व्यापार में उन्हें सुविधा पहुंचाने का है। तो इस कानून में जो प्रावधान दिए हुए हैं वह इस प्रकार हैं। इट ओपन्स अप सेल्स एंड मार्केटिंग आउटसाइड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जिसे AMPC भी कहा जाता है, या हम दूसरे शब्दों में गवर्नमेंट मंडी कहते हैं। अब हमारे किसान इस बिल के माध्यम से, ये जो कानून है इसके माध्यम से अब AMPC मंडी के बाहर अपने सामान को बेच सकेंगे। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जो बीच के लोग थे, जो किसानों के हित का पैसा जो उनके पास चला जाता था, अब वह सीधे किसान के पास जाएगा। तो सबसे बड़ी बात 2 चीज़ हुई कि किसान को एक पहला कि उसे व्यापार करने की सुविधा मिली, वह AMPC मंडी के बाहर व्यापार कर सकता है, इंटर स्टेट ट्रेड कर सकता है। यह बिल इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो हर चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो क्यों ना व्यापार भी डिजिटल किया जाए। सरकार का यह कदम किसानों को सुविधा पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। इट प्रोहिबिट द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोजिंग एनी चार्ज ऑन इन ट्रेड आउटसाइड AMPC। तो किसानों के मन में भी यह डर था और सरकार को भी यह लगा
कि अगर कोई किसान एएमपीसी मंडी के बाहर अपने व्यापार को किसी जगह जाकर के बेचता है तो कहीं सरकार उसके ऊपर इतना टैक्स ना लगा दे कि उसकी जो खरीद है वो उसे फ़ायदा ना हो। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सरकार ने इस बिल में एक प्रावधान जोड़ा कि कोई भी राज्य सरकार अगर कोई किसान गवर्नमेंट मंडी के बाहर या एएमपीसी के बाहर अपने सामान को बेचता है तो कोई भी राज्य सरकार उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकेगी। अब दूसरे बिल की तरफ जाते हैं। दूसरा बिल क्या है, दूसरा कानून क्या है? अब इसे बिल ना कह करके हम कानून कहेंगे, लॉ कहेंगे। सेकंड बिल इज और नाउ द लॉ इज फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो यह वही बिल है जो फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो यह फ्रेमवर्क बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है ताकि जो फार्मर है वह अपनी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकें। यह प्राइवेट प्लेयर्स, बड़ी कंपनियां जो हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका इंटरफेरेंस अलाउ करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। देयर इज़ नो इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व। सो बेसिकली क्या हुआ कि अब किसान अपना जो सामान है, अपना जो व्यापार करना चाहेगा तो वह डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कर सकता है। एक एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और बातें बहुत सी उठाई गई कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता हो कि कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए और किसान कॉन्ट्रैक्ट की टर्म न फुलफ़िल कर पाए तो उसकी ज़मीन भी नाम लिखवाई जा सकती है। यह डर किसानों के मन में था, लेकिन सरकार ने इसे क्लियरिफाई कर दिया है कि किसी भी कंडीशन में किसानों की ज़मीन कोई भी प्राइवेट प्लेयर उनसे नहीं लिखवा सकता, चाहे वह प्राकृतिक आपदा की कंडीशन हो या चाहे किसी और वजह से हो। आपकी ज़मीन सुरक्षित रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी, ऐसा सरकार का भी कहना है। तो अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग असल में किसान को एम्पावरमेंट देगा और प्रोटेक्शन देगा। जो प्रोटेक्शन की बात मैंने कही ना, प्रोटेक्शन की बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है, आपको प्रोटेक्ट किया, फार्मर को प्रोटेक्ट किया कि उसकी ज़मीन किसी भी कंडीशन में उससे नहीं ली जाएगी। रिटन एग्रीमेंट होगा और उसमें टर्म और कंडीशन सारी क्लियर होंगी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और वह अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। देन नाउ द थर्ड बिल इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। तो यह बेसिकली डीरेगुलेट किया प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट की। इससे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, इडेबल्स ऑयल, ओनियन एंड पोटैटो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से रिमूव कर दिए गए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ वो होती हैं जिनको हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। तो बेसिकली इन्हें अभी के लिए रिमूव कर दिया गया है ताकि यह मार्केट में इनकी सप्लाई ज़्यादा हो और इनकी प्राइस कम हो, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो सप्लाई
बढ़ा रही है गवर्नमेंट, ताकि लोगों को महंगाई का भार कम झेलना पड़े। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष ही प्याज के जो दाम थे फरवरी मार्च में, वो कितने ज़्यादा हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि प्याज का उत्पादन हुआ था, लेकिन वह मार्केट तक, बाज़ार तक नहीं पहुंच पाया था, सप्लाई उसकी नहीं हुई थी। क्योंकि प्याज एक एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल का पार्ट था, वह एक एसेंशियल प्रोडक्ट था, तो उसकी स्टोरेज भी करना सरकार को ज़रूरी था। तो अब इसे हटा दिया गया है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन और स्टोरेज अच्छी तरीके से लोगों को बाज़ार में ये सुविधा प्रोवाइड की जा सके और इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो। तो यह बेसिकली 3 बिल थे और ये तीनों बिल के क्रक्स प्रोविज़न थे। अब हम इसकी संवैधानिकता को देखेंगे। क्या असल में यह तीनों कानून संवैधानिक हैं या फिर कोई दिक्कत है? क्यों किसान इतने दिन से धरने पर बैठे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है? क्या इसे असंवैधानिक करार दिया जा सकता है? देखते हैं। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी कानून की उसके कंटेंट और प्रोसीजर पे डिपेंड करती है। कंटेंट अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को चलिए समझते हैं। सो कब कोई कानून असंवैधानिक होगा? जब वह हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा। आर्टिकल नंबर 13 में कहा है। जब वह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ी बात फेडरलिज्म की आती है। फेडरलिज्म मतलब जो केंद्र सरकार है वह अपना काम करे और जो राज्य सरकार है वह अपना काम करे, दोनों के बीच सद्भाव। क्या ऐसा हुआ है? चलिए सोचते हैं। कृषि कानून तीसरी जो कंटेंट को लेकर के हैं। अगर कोई भी कानून स्टेट लेजिस्लेटिव पावर का है, जिसपे राज्य की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, अगर उस पे केंद्र सरकार, उस सब्जेक्ट पे केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो वह गैर संवैधानिक होगा। क्या फॉर्म बिल स्टेट लिस्ट में आता है? हाँ आता है। किस में? 14th में फॉर्म या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जिक्र है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी 33 में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स कि वह लिस्ट जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि होगा, उसे मान्यता दी जाएगी। तो इसमें केंद्र सरकार ने कॉन्करेंट लिस्ट की पावर का यूज़ करते हुए कृषि कानून लाया। तो कृषि कानून फंडामेंटल राइट को तो नहीं इन्फ्रिंज करता, इस वजह से गैर संवैधानिक तो नहीं होगा कंटेंट के बेसिक स्ट्रक्चर पे। फेडरलिज्म को भी किसी भी प्रकार का कोई भी ठेस या कोई भी ऐसी चीज़ें फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं है। इसके प्रोविज़न कोई भी फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि वो फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को तो प्रोटेक्ट करता है और बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ही है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से गैर संवैधानिक नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पॉइंट 33 जो कॉन्करेंट लिस्ट का है उसकी पावर यूज़ करते हुए यह कानून लाया है। तो कंटेंट के आधार पर कृषि कानून गैर संवैधानिक नहीं है। इस बात की अफवाह न फैलाएं कि इस कानून में कुछ ऐसा दिया गया है जो गैर संवैधानिक है। ऐसा नहीं है। इस बात को समझें, सच्ची बातें फैलाएं। दूसरी बात आती है प्रोसीजर की। जिस तरीके से कानून लाया गया,
क्या वह संवैधानिक है? तो कानून किस तरीके से पास हो सकता है? या फिर सरकार के पास दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी हो, या फिर जो हमारे चेयरपर्सन हैं उन्हें यह पावर दी जाती कि वो वॉइस वोट से भी डिसाइड किए कर सकते हैं कोई कानून संवैधानिक है या नहीं, जिसमें क्या होता है, हाथ खड़ा करके हाँ और ना बुलवाते हैं। अगर हाँ की आवाज़ ज़्यादा आई तो कानून पास हो गया, अगर ना की आवाज़ ज़्यादा आई मीन्स ज़्यादा का मतलब यहाँ हाफ ऑफ द पीपल सिटिंग इन द डेट हाउस, सिटिंग इन डेट हाउस, तो उनसे अगर ज़्यादा आती है तो वह कानून आराम से पास हो जाएगा। तीसरा है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है ऑर्डिनेंस। जो यह ऑर्डिनेंस लाया गया, क्या यह संवैधानिक है? तो ऑर्डिनेंस किस स्थिति में लाया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब कोई ऐसी बात आ जाए जब हमारी संसद कार्य न करती हो और कोई बहुत ज़रूरी कानून बनाना हो तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। सरकार से हमेशा प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं, लेकिन यह पावर प्रेसिडेंट की है ऑर्डिनेंस को लाने की। प्रेसिडेंट विथ द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी आता है, तो बेसिकली सरकार की सलाह लेकर के ऑर्डिनेंस लाया जाता है। जब कभी भी संसद कार्य नहीं करती, संसद कार्य नहीं करती है तभी ऑर्डिनेंस लाया जाता है, और यह तभी लाया जाता है जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो, कोई विषय पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो। और कोई भी ऑर्डिनेंस 6 सप्ताह तक के लिए ही मान्य होता है। तो यह ऑर्डिनेंस वैलिड है क्योंकि यह पहली बात तो सलाह से लाया गया है। सरकार की सलाह के बिना तो ऑर्डिनेंस आया नहीं, अगर आया होता तो सरकार लाती ही क्यों। दूसरा, प्रेसिडेंट की सहमति थी। तीसरा, 6 हफ्ते के अंदर अंदर मानसून सत्र में इसे पास करा दिया गया ऑन 27 सितंबर। तो यह ऑर्डिनेंस कानून में परिवर्तन हो गया, कानून में परिवर्तित हो गया, तो यह संवैधानिक है। तो संवैधानिकता की जो बातें हैं वह दोनों तरफ से, चाहे वह हम कंटेंट के आधार पर देखें या प्रोसीजर के आधार पर देखें, यह कानून संवैधानिक है, इस पर कोई सवाल नहीं है। तो आखिरकार डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है? असल में डिस्प्यूट कहाँ होना चाहिए? डिस्प्यूट, जो पूरा डिस्प्यूट है वह सेटलमेंट मैकेनिज़्म को लेकर के है। इस कानून ने सेक्शन नंबर 8 में सारी पावर कलेक्टर को दे दी। In case of arising any dispute out of the transaction between the farmer and the trader, a conciliation board appointed by the sub-divisional magistrate to settle the dispute. कलेक्टर भगवान है, आपका डिस्प्यूट वही सेटल करेगा, ऐसा सेक्शन नंबर 8 कहता है। और सेक्शन नंबर 15 कहता है, No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter, the consequence of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this act or rules made thereunder. सिविल कोर्ट के पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं है, वह इस मैटर पे सुनवाई कर ही नहीं सकता। तो पहली बात यहाँ पर यह खड़ी होती है, अगर हम किसी भी कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट डिविजनल मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को
किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने की पूरी पावर दे देते हैं, तो क्या यह सही है? क्या जस्टिस होगा? बात इसको लेकर के चर्चा करने की है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति भी अभी इसी बात को लेकर के चर्चा करेगी और आने समय में जो अमेंडमेंट होने वाले हैं अभी और ज़रूर होंगे, वो इसी चीज़ को लेकर के होंगे, सेक्शन नंबर 8 एंड सेक्शन नंबर 15। क्या सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होना चाहिए? सरकार ने इस वजह से जुरिडिक्शन नहीं दिया क्योंकि वो डिस्प्यूट को तुरंत समाधान निकालना चाहती थी। लेकिन क्या यह हित में होगा? क्या यह जस्टिस देगा? तो यह देखने वाली चीज़ होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और मैं यह पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप जब भी इस विषय पर बात करेंगे तो लोगों से कृपया अपनी सच बोलें। जो कानून में गलत लिखा है उसे गलत बोलें, जो कानून में सही लिखा है उसे सही बोलें। एएमपीसी मंडियां नहीं ख़त्म हो रही, आपकी ज़मीन आपसे नहीं छीनी जा रही। और रही डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात, हाँ, वहाँ कलेक्टर को सारी पावर दी गई है, इस चीज़ को लेकर के मुद्दा खड़ा किया जा सकता है। और बाकी चीज़ों से यह कानून संवैधानिक है। धन्यवाद।